अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स योर बायोलॉजी टीचर शऊर मंजर। बेटे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम वो फैक्टर्स देखेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के रेट को कम या ज़्यादा कर देती हैं। यानी वो फैक्टर्स देखने लगे हैं जिनका एंजाइम की एक्टिविटी की रेट पर, रेट क्या होता है कि स्पीड पर आप समझ लो कि कितने वक्त में कितना काम हो रहा है, उसे कहते हैं रेट। ठीक है ना, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा था। तो रेट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी का रेट जो है वो डिपेंड करता है जिन फैक्टर्स पर, वो देखने लगे हैं। तो बेटा कोई भी ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो चेंज कर सकें शेप और केमिस्ट्री को ऑफ द एंजाइम, ऐसे फैक्टर्स जो कि एंजाइम के शेप को, एंजाइम की शेप को और एंजाइम की केमिस्ट्री यानी केमिकल, उसकी जो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका जो नेचर है, उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकें, उन्हें हम कहते हैं, वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम के एक्शन पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रखते हैं। उनमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो है टेम्परेचर, इसके अलावा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर का क्या असर होता है। तो बेटा टेम्परेचर जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम रिएक्शन के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। यानी जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, एंजाइम एक्शन का रेट भी उतना ही इंक्रीज़ होगा। जितना आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दोगे, कम कर दोगे, एंजाइम की एक्टिविटी का रेट भी उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना एंजाइम एक्शन बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम होगा एंजाइम की एक्टिविटी उतनी कम होगी। लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप उस ख़ास हद तक, ऐसा होगा उस ख़ास हद को क्रॉस कर जाते हो, उससे बढ़ा देते हो टेम्परेचर, तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं। लेकिन हर एंजाइम का रिएक्शन रेट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास हद तक। और उस ख़ास हद को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जहाँ तक एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाए और वो टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज़ मैक्सिमम। सही है ना, जहाँ पर रेट जो है एंजाइम एक्शन का वो मैक्सिमम हो, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और यही वो लिमिट होती है जहाँ तक टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहाँ पर इंसान के जिस्म में होने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम रेट पर हो रही होती हैं, क्योंकि एंजाइम्स इस रेट पर मैक्सिमम तरीके से काम करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच enzymes works at its maximum rate is called as optimum temperature. Temperature at which enzyme works at its maximum rate is called as optimum temperature. Clear है बेटे? हम देखते हैं टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, असर रखता है। देखो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, ये सिंबल मैंने इंक्रीमेंट का बनाया कि देखो इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उससे क्या होता है? एंजाइम्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब एंजाइम्स की और सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनकी मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाती है। जब मूवमेंट तेज़ हो जाती है तो उनकी कोलिजन ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा। और जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो एंजाइम टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ख़ास हद तक। इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो क्या हो रहा है? हमने ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर को एक्सीड कर दिया, बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? एटम्स की वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। यानी अगर ये हमारे पास एक एंजाइम है, कोई सा एक एंजाइम है, इसके अंदर एटम्स हैं, एटम से बनती है ना हर चीज़, तो इसकी जो एटम्स हैं, तो इसकी जो एटम्स हैं वो भी क्या करना शुरू कर देंगी? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी। जब एटम्स वाइब्रेट तो जब एटम्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा? एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, यानी वो प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है 3 डिमेंशनल राउंड सा, वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। तो इस अमल को हम कहेंगे डीनेचुरेशन।
इस अमल को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। तो एंजाइम की एक्टिविटी डीनेचर हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो उससे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन, कि एंजाइम डीनेचर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो लूज़ कर दिया, उसका स्ट्रक्चर वो वैसा नहीं रहा जैसा था, तो उसकी क्या होगी, डीनेचुरेशन होगी, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ के ज़रिए कि टेम्परेचर की क्या इन्फ्लुएंस होता है एंजाइम के एक्शन रेट पर। ये रेट ऑफ एंजाइम एक्शन लिखा है मैंने, सही है, रेट। और यहाँ से देखो ये टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ क्या बढ़ रहा है, आपका रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो यहाँ से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी का रेट भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। और इस पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है मैक्सिमम रेट पर हो रही है, ठीक है। और इसके आगे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी स्टीडीली क्या होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है मैक्सिमम रेट पर काम कर रहा है, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्लियर है। और एक्टिविटी क्यों कम होती है, ये हमने देख लिया कि भाई एंजाइम की डीनेचुरेशन होना शुरू हो जाती है, एंजाइम्स मरना शुरू हो जाते हैं, ये समझ लो, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना काम कैसे करेंगे अब, ठीक है। दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या असर होता है। तो बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो भी एंजाइम की एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, एंजाइम की एक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी। सबस्ट्रेट पता है ना क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स के साथ मिलते हैं, जिनके साथ एंजाइम्स मिलते हैं और उनको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो सबस्ट्रेट जितना बढ़ाते जाओगे, एंजाइम की एक्टिविटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एंजाइम अवेलेबल हो, अगर एंजाइम मैक्सिमम रेट में अवेलेबल हो, अनलिमिटेड हो, लेकिन अगर एंजाइम जो है वो कम हो, लिमिटेड हो, तो फिर सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। वहाँ तक बढ़ेगा जहाँ तक सारी की सारी एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट्स के साथ नहीं मिल जाते। जब सारे एंजाइम्स, अगर फ़र्ज़ करो 10 एंजाइम से लिमिटेड है ना, तो हमने 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डाल दिए, तो अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डालते रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बढ़ रहा था। लेकिन 10 के बाद जब हम 11 डालेंगे या इसके बाद जो भी एंजाइम्स के सबस्ट्रेट डालेंगे, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन उतना ही रहेगा। उसमें ये होगा कि पहले एक एंजाइम एक मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, फिर वो नए मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट के अपने साथ अटैच करेगा। समझिए बात की। तो एंजाइम अगर अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर लिमिटेड हो तो फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। देखो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन कांस्टेंट हो जाएगा व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड। जब ये सारी एक्टिव साइट्स यानी एंजाइम सारे के सारे ऑक्युपाइड हो गए, यानी उनके साथ सारे के सारे सबस्ट्रेट मिल गए, तो फिर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाती हैं, यानी सारे एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट मिल जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं, सैचुरेशन। तो जब सैचुरेशन हो जाए तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती नहीं है सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी। ग्राफ में देखें तो देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ी है और एक्टिविटी इस तरफ बढ़ी है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एक्टिविटी एंजाइम की बढ़ रही है, लेकिन एक खास लिमिट तक। इसके आगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी का रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इस पॉइंट पर सैचुरेशन हो चुकी है, सारी की सारी एक्टिव साइट्स जो हैं वो ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। क्लियर है। लास्ट वाला फैक्टर देखते हैं जो कि है हमारे पास पीएच कंसंट्रेशन। तो बेटा पीएच क्या होता है, पीएच बेसिकली एक स्केल है जिसकी मदद से हम ये डिफाइन करते हैं, ये तय करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वे एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो लो पीएच पे काम करते हैं यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हाई पीएच में काम करते हैं यानी बेसिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। ये सारी बातें अच्छे से देख लीजिएगा, अपने वर्कशीट से ये टॉपिक सारा रीड कर लें और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स याद करें और नोटबुक पे भी लिखें। अल्लाह हाफिज़।